नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से बात करेंगे खास मुद्दे की। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कभी वक्फ बोर्ड दावा करता है कि जो मंदिर शमशान बने हैं वो वक्फ की जमीन पर बने हैं, तो कभी दावा किया जाता है कि पूरा का पूरा गांव उनकी जमीन पर बना है। विवाद दूसरे धर्म समुदाय से होता तो बात अलग थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम, शिया और बोहरा समाज जैसे समुदाय ही लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूं समझिए कि वक्फ में आज आम मुसलमानों के लिए जगह ही नहीं है। वहां पर सिर्फ ताकतवर और पावरफुल लोग ही हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार एक्ट में बदलाव करना चाहती है। जरूरतमंद मुसलमानों को उनका हक दिलाना चाहती है। तो मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। उनको अपनी सियासत खतरे में नजर आने लगी है। मोदी को कोसते कोसते AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को फिर से जमकर भड़काया। उनके दिलो दिमाग में मोदी के खिलाफ जहर भरा। रैली में मुसलमानों को भड़काना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनसे ये कहना कि कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मस्जिदों की जमीन छीन ली जाएगी, तुमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, एक मस्जिद पहले ही खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद या कब्रिस्तान को नहीं गंवाना है, ऐसी बातों का क्या मतलब है? ये भड़काऊ नहीं तो क्या है? जबकि हकीकत ओवैसी भी जानते हैं कि इतने सालों में मोदी सरकार ने ना कोई जमीन छीनी और ना ही कोई कानून लाए जिससे उनको कोई दिक्कत हो, लेकिन मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काना, उनमें जहर घोलना, ओवैसी की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। इसलिए सुनवाते हैं कि आखिर ओवैसी ने वो क्या बयान दिया जिसे लेकर मामला गर्म है। आज आप देख रहे हैं कि हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारे कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए, दरगाहों को मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानकाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। आपने सुना भाषण, तो आखिर ओवैसी चाहते क्या है? ओवैसी के भड़काऊ बोल आपने सुने। एक मस्जिद खोई, अब हम नहीं खोएंगे, मस्जिद कब्रिस्तान नहीं खोदे जाएंगे, मस्जिद दरगाह छीनने की साजिश है, हमारे नौजवानों ने क्या चूड़ियां पहनी हैं, मुसलमानों के वजूद पर संकट। 500 साल पुराने कागज़ कहां से लाए? कानून बना तो हम 1980 और 90 में ले जाएंगे, देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। ये बात किसी और ने नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड बिल और बाल आयोग की रिपोर्ट पर कहा है कि संविधान से बनी हर चीज को ये लोग उलटना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश ने अपने मन की बात कही, सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हर वो काम करती है जिसमें समाज में नफरत फैले, दूरियां बने। ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई नया काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज पर है
कि एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही, तो उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए था। और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे मदरसा के साथ साथ और संस्थाएं हैं, इनका बस चले तो संस्कृत स्कूल बंद कर देंगे, इनका बस चले तो इनसे प्रभावित जो विचारधारा के लोग नहीं हैं उनका संस्थाएं बंद कर दें। ये कंट्रोल चाहते हैं, सब कुछ अपने बस में करना चाहते हैं। जो संस्थाएं अच्छा करने का काम सरकार को करना चाहिए, बजट ज्यादा देना चाहिए, वो बजट न दे करके केवल पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जो बात कही है, असल में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हाल के कई वर्षों में लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है और उन्हीं के इर्द गिर्द तमाम सारे बयान भी आ रहे हैं, राजनेताओं के भी आ रहे हैं और कुल मिलाकर वैमनस्यता फैल रही है, नफरत फैल रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इसी के इर्द गिर्द मुद्दे उठाए जा रहे हैं? हम चर्चा करेंगे। सैयद फैजी पूर्व सदस्य हैं शिया वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ होंगी। सबसे पहले मैं सैयद फैजी साहब से पूछता हूँ। सैयद फैजी साहब, वक्फ बोर्ड को लेकर अभी हाल ही में एक बिल आया है, उसमें कई सारी बातें निकल कर आई हैं और सरकार ये चाहती है कि पता किया जाए कि आखिर क्या कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, किसके कब्ज़े में है। लेकिन इसे लेकर आपने अभी असुद्दीन ओवैसी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आपकी मस्जिद भी छिन जाएगी, आपके कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे, आपके शमशान भी छिन जाएंगे और फिर वही 1980 और 90 का दौर आ जाएगा। अब वो कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे नौजवानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। आप उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, उसमें बाकायदा अभी तलक की अज़ानें होती हैं और वो भी रजिस्टर्ड हैं। जितनी दरगाहें, करबलाएं, कब्रिस्तान हैं, वो वक्फ में दर्ज है बाकायदा। तो उनके लिए एक मुतवल्ली बनाए जाते हैं। वक्फ में पूरा बाकायदा चेयरमैन है, सुन्नी वक्फ हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, तो उसकी एक पूरी बाकायदा ऑडिट होता है, उस हिसाब से होता है। ऐसे कोई किसी के कहने से थोड़ी ना चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये एक भड़काया जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इसमें वक्फ एक्ट में जो भी संशोधन है वो तीसरी बार, चौथी बार होने को हो रहा है। और इसमें कभी भी 95 एक्ट में जो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो अमेंडमेंट बढ़ाए गए थे, उनमें ही एक फेर बदल किया जा रहा है। उसमें वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जो चीजें चली जाएंगी, कि हवा बनाया जा रहा है कि मुसलमानों का सब चला जाएगा, मस्जिदें छिन जाएंगी। आज की तारीख में भी जो मुस्लिम कंट्रियां हैं 56, उनसे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मस्जिदें और दरगाहें, करबलाएं हैं। तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। ये तो एक भूमिका बनाई जाती है, सपा के लोग और बसपा के लोग सब बनाते हैं। उसमें पब्लिक को, और जो समझदार लोग हैं वो पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको इस पे कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। चाहे वो असउद्दीन ओवैसी साहब जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उसमें पब्लिक इतनी समझदार हो गई है क्या वो सब चीजें भूल चुकी है। नहीं, लेकिन पब्लिक तो समझदार हो गई है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो कि एक खास समुदाय विशेष की राजनीति कर रहे हैं, हर देश के हर कोने में जाते हैं और वो एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो जहर उगलते हैं। आपने खुद कहा कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। असल में सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कि बहुत मजबूत और पावरफुल कुछ लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन हत्या रखी है, कब्जा कर रखा है, वो बड़े माफिया हैं। और बेसिकली वक्फ की जो जमीन होती है वो दान की जमीन होती है, वो गरीबों के लिए इस्तेमाल के लिए दी जाती है। उनका हित कैसे हो, उनके फायदे के लिए कैसा हो, उसके लिए दी जाती है। लेकिन उसका इस्तेमाल अब माफिया कर रहे हैं और माफिया वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड में भी बदलाव की बात की जा रही है, उसमें महिलाओं के शामिल होने की बात की जा रही है, कुछ और समाज के लोगों को शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये जो असुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, क्या आप ही के समाज से जुड़े हुए लोग, मुस्लिम लोग, उसका जवाब नहीं दे सकते? क्या वही जवाब नहीं दे सकते कि भाई हमारे युवाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन कम से कम आप ऐसा मत कीजिए कि इस देश में दंगा हो, इस देश के लोग भड़कें। जी जी, देखिए, जो वक्फ में पहले से भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसमें भी 2 महिलाएं हैं, मेंबर हैं बोर्ड की, और ऐसे ही शिया वक्फ बोर्ड में भी 2 महिलाएं हैं जो वक्फ बोर्ड में मेंबर हैं। और उसमें कोई भी फेरबदल वो किया जा रहा है
जैसे जो आपने अभी बताया, बड़े बड़े माफिया बड़ी बड़ी जगहों पे कब्जा किए, उसमें जब चेयरमैन बनाया जाता है, अभी तक के तो बीजेपी ने अपना चेयरमैन ही नहीं बनाया। 20 साल से 4 बार में चेयरमैन जो भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का है वो एक ही आदमी रह रहा है, जो शिया वक्फ बोर्ड का है वो भी वही रह रहा है। तो मेन चीज जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है और जो मुतावल्ली होते हैं उनसे जमीनों पे कब्जा किया जाता है, जमीनों को बदला जाता है। तो पहले तो इसी के ऊपर जो शिकायतें पहुंची हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक के शिकायतें गट्ठरों पहुंच गई हैं, उसी पे ही जब सरकार ने ध्यान दिया कि हम इसको वक्फ बोर्ड में फिर एक नया एक्ट लाया जाए, मजबूत किया जाए, तो उनकी जो भूमिका बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाए। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कोशिश की जा रही है और लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के जेपीसी बनाई गई है उसके सदस्य कौन कौन है, उसके सदस्य कौन कौन है वो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। खुद असुद्दीन ओवैसी उसके सदस्य हैं, तो उनको अगर अपनी कोई बात करनी थी, देखिए असुद्दीन ओवैसी का नाम आ गया, अगर उनको कोई बात करनी है, उनको आपत्ति है, उनको किसी बात का कोई शक है, कोई शंका है, तो वो उस कमेटी के सामने अपनी बात रखें। उनके साथी सांसद उसमें मौजूद हैं, वो बताएं कि क्या गलत हो सकता है, क्या नहीं गलत हो सकता। वो घूम घूम के हर जगह सभाएं कर रहे हैं और सभा कर कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो युवाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इकलौता मैं हूं, अपनी राजनीतिक जमीन नफरत के ऊपर तैयार कर रहे हैं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी जी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो अभी भाई ने कहा बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, पहले तो उनके शब्दों पे आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने बिल्कुल आतंकवादियों वाले शब्द बोले हैं। उनके शब्दों को देखिए कि वो बिल्कुल एक जिहाद पैदा करना चाह रहे हैं, एक आतंकवाद को तैयार कर रहे हैं। परंतु बहुत सुंदर उन्होंने बात कही है। मैं यही बात सुबह से देख रही हूँ कि अब सभी जानते हैं कि हमारा भला किसमें और बुरा किसमें है। अब सब पढ़े लिखे हो गए हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन जैसे ही कि वो तो देखो आज कोई नई बात नहीं है, वो तो समय समय पर सभी जानते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, बात थोड़ी अजीब है पर कहूंगी। वो तो इसके राजनीति के राखी सावंत है, वो कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। तो आप समझिए, लोग समझते हैं, सही गलत को समझ रहे हैं कि क्या हमारे फायदे की चीज है। ये तो पारदर्शिता की बात हो रही है, सही गलत की बात हो रही है। और ये जो मुस्लिम भाई हैं जिनको वो भड़का रहे हैं, वो जानते हैं, वो अब आज ये समझने लगे हैं। अब तो सिर्फ वो बोलने वाली बात है कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो अब उनकी पार्टी का जो परिणाम रहा था अच्छा नहीं रहा है, तो बौखलाए हुए हैं। तो वही बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी वही हालत है। तो वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, परंतु बहुत सुंदर, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, बहुत काबिले तारीफ जो अभी भाई थे उन्होंने बात कही कि सब पढ़े लिखे हो गए हैं, बातों को समझने लगे हैं। किसी के चीखने से, चिल्लाने से गलत को सही और सही को गलत साबित नहीं। और विश्वरूपा जी, यही भारत की खूबसूरती है। भारत के बारे में तमाम बातें लोग कहते हैं, चाहे वो भारत के अंदर के लोग हों या भारत के बाहर के लोग हैं, जो उसकी सुंदरता को पसंद नहीं करते। लेकिन ये भारत की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। कि देखिए कि किस तरीके से असुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है, लेकिन बावजूद बोल रहे हैं और इस देश में वो स्वतंत्र होकर घूम भी रहे हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। मैं आपको जरा विस्तार से समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि आखिर वक्फ बोर्ड को है क्या। समझिए, वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय में और 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदला गया। वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्तियां दी गई। अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे लगातार बढ़े। अवैध बिक्री की भी शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दे दिए गए। मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा के अधिकार दे दिए गए। संशोधन में वक्फ की संपत्तियों की बिक्री नामुमकिन हो गई। ये तमाम तरह की चीजें। अब विधेयक में अगर संशोधन होगा तो फिर क्या होगा? ये 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा, जो 95 में हुआ था। वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता की कोशिश होगी।
महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया जाएगा। हालांकि हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पहले से ही महिलाएं हैं। मुस्लिम समुदाय में बदलाव की भी मांग उठ रही है और मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई नियम बदलेंगे। बोर्ड जो मनमाने तरीके से काम कर रहा है, अपने अधिकारों का जिक्र करते हुए उनके अधिकार कम किए जाएंगे और बिना सत्यापन किसी भी संपत्ति पर वक्फ का दावा नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद साहब। सैयद साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में बहुत सारे मंदिर, कई मंदिरों में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, कई सारे मंदिरों पर भी वक्फ ने अपना दावा कर दिया और उसे लेकर एक अजीब सी स्थिति हो गई। तो अब जो एक नियम आ रहा है, बदलाव जब हो जाएगा, कानून बन जाएगा कि जब तक कोई भी संपत्ति का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो जाएगा, मतलब उसके खसरे, खतौंदी, पेपर, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, नक्शे नहीं समझ लिए जाएंगे, तब तक वक्फ अपनी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले से ही दफा 37 एक चीज नकल होती है, दफा 37 का रजिस्टर होता है, उसमें बाकायदा जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं वो दर्ज होती हैं। उन्हीं से ही निकाल के वो लोग देख लेते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो एक चीज ये होगी, पहले क्या होता था कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सर्वे होता था बाकायदा, उस सर्वे के तहत भी कुछ जमीनें जो आसपास वक्फ की होती थी उनको भी दर्ज करके चले जाते थे। असल में वो लोग जो आते थे वो पेड होते थे, अपने तरीके से ही उसकी मैपिंग करते थे, दिखाना होता था उनको कि आज हमने इस कब्रिस्तान को पूरा किया दर्ज। तो वो चीजों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। वरना जो है वक्फ की जो संपत्ति है, जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ वालों ने ही, मुतवल्लियों ने ही उसको बेचा है ज्यादातर। यहाँ नहीं, मैं दिल्ली के उन मंदिरों की बात कर रहा हूं, उनमें से कई मंदिर तो ऐसे हैं कि जब वक्फ बोर्ड बना भी नहीं था ना, उसके पहले के वो मंदिर हैं और वो भी वक्फ में लिख दिए गए। देखिए, जो मंदिरों का मामला आ रहा है कि वहां पे कूड़ा डल रहा था, कूड़ा घर था, उसको दिखाया जा रहा है। अभी हमने उससे पहले भी एक डिबेट में बैठे थे तो पता चला था कि वो मंदिर को दावेदारी करी जा रही है। कूड़ा घर है, एक है बहुत बड़ा, उसी के बगल में ही मंदिर बना हुआ है, तो उसको कह रहे हैं वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड में वहां पे दर्ज होगा, बाकायदा वक्फ में एक रजिस्टर्ड होता है, दफा 37 की नकल निकलवा के उसमें पता कर ले कि अगर ये मंदिर वक्फ में दर्ज है कि नहीं है, वो पता हो जाएगा वहां से। पता क्या हो जाएगा? उन्होंने दावा ही कर दिया, कहाँ हमारा है। दावा करा होगा तो हवा में दावा थोड़ी ना कर दिया होगा उन्हीं ने, जब कोई चीज होगी वहां मौजूद। हवा में ही दावा करते हैं। उनका कहना है कि स्वप्न में आए और अल्लाह बोल के गए और ये जमीन हमारी है। आज मनोज जी का घर है, कल को सब, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप सोचिए, कल मनोज जी का घर है, आपका घर है, आएंगे और दावा कर देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इसीलिए तो संशोधन की आवश्यकता पड़ी। आपके और हमारे जैसे लोगों ने शिकायतें की, तभी ये सैयद साहब, ये जो आकाशवाणी हो रही है, इस आकाशवाणी के जरिए भी बहुत सारी जमीन वक्फ के नाम हो रही है, इसलिए इस तरह की शिकायत है। आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण आया? देखिए, मेरे सामने तो अभी तक के कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि जो कोई वक्फ प्रॉपर्टी हो। हाँ, वक्फ बोर्ड के जो अपनी मनमानी करते थे उस पर रोक लगाना चाहिए। उसकी शिकायतें गई, वो सही गई है कि हर चीज जो भी प्रॉपर्टी है वक्फ में अगर थोड़ी सी है, उसके बगल वाली भी कह दी कि ये भी वक्फ है, तो ये चीज गलत है। तमिलनाडु वाली आप देखिए कि कोई व्यक्ति वहां पे जाता है अपनी जमीन बेचने के लिए, उसे पता लगता है कि पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के पास है। आप सोचिए कि क्या बीत रही हो व्यक्ति पर। तो जब जैसे कि पूरा गांव अगर वक्फ का है तो उसको खाली थोड़ी ना कराया जाएगा। वक्फ नाम अल्लाह होता है, जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टी ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये कौन सी बात हुई कि अगर वक्फ के नाम पूरा गांव लिख दिया तो उसको खाली नहीं कराया? अरे आपने लिख कैसे दिया? वो वक्फ के बोर्ड की संपत्ति हो कैसे गई? मनोज जी, अगर वो अपनी जमीन को बेचना चाह रहे हैं, उसे कुछ जरूरत है, कहीं और शिफ्ट होना चाह रहा है, तो इसमें वक्त आप उसको बेच ही नहीं सकते, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे हिंदुस्तान की जितनी भी जमीन है, चाहे वो सामान्य जमीन हो या मंदिरों की जमीन हो, उनका भी सिविल केस चलता है, वो भी हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है ना, इसीलिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है। जी, वक्फ ट्रिब्यूनल इसीलिए ही बनाया गया। वक्फ की जितनी भी अगर आपकी जो भी डिस्प्यूट है, इसीलिए वक्फ ट्रिब्यूनल को बनाया गया है कि आप अपने वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए और अपनी बात को रखिए। वही उन्हीं लोगों के पास जाइए जो खुद ही ये कार्य कर रहे हैं। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो चोर है वक्फ ट्रिब्यूनल, अच्छा वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन कौन होता है? फैजी साहब, वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन कौन होता है, जरा बताइए।
एक सीनियर जो जैसे कि एक उसमें जज रखे जाते हैं, जी। जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड में संध्या श्रीवास्तव जी हैं, हाँ, और एक जो है आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। वो भी एक मेंबर होते हैं, और एक वकील कोटेंट होता है। 3 लोगों की बेंच बनती है बाकायदा। 2 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, ठीक वही है। तीनों लोग मिल के फैसला करते हैं। मेरा फैसला कर देते हैं। और अगर वक्फ ने जो फैसला कर दिया, क्या उसको ऊपर की अदालत में चुनौती दी जाती है? हाँ, ऊपर की अदालत, हाई कोर्ट भी जाते हैं लोग। जी। फिर अगर यहाँ की जैसे कि अगर नहीं मानी गई, हाँ। तो ऊपर की अदालत है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जगह जाते हैं। वहां से उनको डायरेक्शन मिलता है कि ये तुमने गलत किया है, तो फिर से वो ट्रिब्यूनल आते हैं, ट्रिब्यूनल फिर उसकी जांच करती है, फिर उनको वही फैसला देती है। अच्छा, जो मतलब अगर लीगल है। वापस फिर ट्रिब्यूनल में आ जाएगा, मतलब वहीं आ वापस जाएगा फिर जहां से उसको ट्रिब्यूनल आ न्याय नहीं जाता मिला। जी जी जी। और उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो माना जाता है उसको। फिर वो हाई कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो उसके ओके होता है, फिर ट्रिब्यूनल में उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। मगर ज्यादातर हाई कोर्ट डायरेक्शन कर देता है कि इसको सही किए, जो आपने ऑर्डर किया है, तो ट्रिब्यूनल ही को वापस करता है। जब ट्रिब्यूनल से अगर फिर नहीं होता है, फिर हाई कोर्ट आदमी जाता है, तो फिर हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन करता है। या पहले ही में ही अगर हाई कोर्ट समझदार है, वो समझ रहे हैं कि ये मैटर ऐसा है, तो उसको वो लीगल तरीके से ही उसका दूध का दूध पानी का पानी यही करके परेशानी वहीं पे है, यही फैसला दे देते हैं। परेशानी है। बावजूद बहुत से ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिनकी शिकायत केंद्र सरकार के पास पहुंची कि साहब नहीं, हम बात सही कह परेशान रहे हो हैं। चुके हैं, हम थक चुके हैं, बहुत- हमें बहुत। न्याय नहीं मिल रहा है। आप इस बात को जी, मानते जी। हैं? आप तो शिया वक्फ जी, बोर्ड जी। में रहे हैं। इस बात की शिकायत जी, लोगों सही के कह पास रहे हैं। पहुंची कि हमें वापस वहीं भेज दिया जाता है जहां हम न्याय की उम्मीद करना चाहते थे। तो जी, ये सही एक कह रहे हैं, परेशानी एकदम थी, सही। इसलिए इसमें बदलाव की बात की जा रही है। बदलाव की बात की जा रही है, वही तो कह रहे हैं कि जो एक्ट बनाया जा रहा है वो वक्फ के ही और लोगों के। देखिए, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जो जमीनों पे कब्जा करे बैठे हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं इस चीज की। जो लीगल है और ट्रांसपेरेंसी एक आएगी, एक बहुत अच्छा बनेगा वक्फ बोर्ड में। जो ये चीजें होंगी उनमें भला होगा लोगों का। पहली बात तो वक्फ के नाम से आज तक के किसी भी वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, उन्हीं ने किसी की मदद की हो तो बताए। किसी की पढ़ाई कराई हो, किसी के स्कूल में चल रहे हो, उस पैसे से क्या करते हैं वक्फ बोर्ड के? ये बड़ा वक्फ बोर्ड सवाल है में कि जो पैसे भी- का भी बहुत खेला होता है। जो 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 जी, जी। दशकों से जमे हुए हैं वो हटने को तैयार नहीं। उनकी अपनी वक्फ बोर्ड, उनकी अपनी संपत्ति हो गई है, वक्फ बोर्ड उनकी अपनी मलकियत जी। हो चुकी है। और सबसे ज्यादा कष्ट जो है ओबीसी जैसे हाँ। लोग हैं ना, जो पूरी की पूरी रियासत पर कब्जा करके जी। बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। जो गरीब मुस्लिम है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो बड़ा खुश है हाँ, इस तरह के फैसलों से। फैजी साहब, जी जी जी। नहीं, देखिए, जो चीजें हैं गरीबों को नहीं पहुंच रही है। जो वक्फ किया जाता है, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी इसलिए वक्फ करते थे कि इससे लोगों के भला हो। जी। गरीब अगर है, जिसके पास मकान नहीं है, तो गरीब लोगों को बसाने के लिए भी किया जाता है। और वो जो वक्फ से जितना भी, जैसे बोर्ड में जितने भी शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, जो भी जैसे करबलाएं हैं, दरगाहें हैं, मजार हैं, और जिन जगह की जो भी कंट्रीब्यूशन आता है वो 7% वक्फ बोर्ड लेता है। वो अपनी तनख्वाहें बांटता है, उसी से सारे खर्चे निकालता है, अपने ऐश के सारी चीजें करता है। बिल्कुल आपने उनमें सही कहा गरीबों कि का उसी कौन से सा सारे प्रॉब्लम खर्चे है? निकालते हैं, उनके खर्चे पानी भी उसी से होते हैं। और डॉक्टर साध्वी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, अब प्रधानमंत्री आवास तो अभी दूसरी जमीन पर बन रहे हैं। अगर वक्फ की जमीन है और अभी जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं वो सरकारी चरणों की जमीन या रेवेन्यू की जमीन पर बन रहे हैं, और उस प्रधानमंत्री आवास में हिंदू को भी मिल रहा है और मुस्लिम को भी मिल रहा है। इसके सबको बाद मिल रहा जब है। कानून पास हो जाएगा तो प्रधानमंत्री आवास वक्फ की जमीन पर भी मिल, क्योंकि वो तो गरीबों के लिए जमीन है ना, तो वक्फ की जमीन पर भी प्रधानमंत्री आवास बनेगा, जिससे कम से कम गरीब मुस्लिमों को लाभ तो होगा ना। अभी तो कोई पैर भी नहीं रख सकता है। मनोज जी, बिल्कुल आपको के कार्यक्रम के माध्यम से यही समझाना है कि लोगों को पारदर्शिता की क्या क्या है, लोगों को समझ ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और मैंने कहा मेरी बात मान ली, इन्होंने कहा इनकी बात मान ली, ओबीसी जी ने कहा ओबीसी जी की बात मान ली। अब देखिए, कोई ये समझने की बात है, बड़ा साफ सुथरा संशोधन हो रहा है, सभी के फायदे के लिए हो रहा है। अब आपने बड़ी शुरू में एक बात कही थी कि हमारे देश की खूबसूरती, कभी कभी ये खूबसूरती सब पर भारी पड़ जाती है, तो हम सरेआम ऐसे घूमने देते हैं। या हमारा, आप एक बात बताइए, हम सनातनी हैं, तो हमारे लिए तो करुणा, भाव, मानवता, इनको सर्वोपरि रखा जाता है। तो इसी का फायदा उठाते हुए ओवैसी जैसे लोग देश में घात लगाए बैठे, ये देश के होकर देश में ही घात लगा रहे हैं। तो यहाँ पे रोक जरूरी है
इन पर रोक जरूरी है। तो है, लेकिन एक चीज भी मेरे को डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी समझ में नहीं आती है कि तमाम इधर उधर के मुस्लिम लीडर अगर कोई बयान दे देते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, FIR हो जाती है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर FIR नहीं होती, ये कभी गिरफ्तार नहीं होते, ये भी समझ में नहीं आता मुझे। यही समझ नहीं आ रहा है, हम भी इस बात से परेशान है। आज हम भी शस्त्र पूजा करके आए हैं तो हमें भी थोड़ा सा जोश उबाल आ रहा है कि हमारा भी यही प्रश्न है कि हमारी एक बहन ने एक बयान दे दिया था तो कत्लेआम हो गई, सर कलम हो गए, उसका पूरा जीवन नरक कर दिया है। और यहाँ पर सरेआम सब कुछ किया जा रहा है। एक आप उनकी भाषा का एक बार दोबारा आप सुनेंगे या ध्यानपूर्वक कोई भी सुनेंगे मेरे भाई, तो देखिए कैसी हल्की कि उसके चेले, उसके ऐसे शब्द कोई व्यक्ति बोलता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, खून सवार है, चूड़ियां नहीं पहनी है, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं और कोई किसी का बयान नहीं आ रहा है। बल्कि मैं तो देख रही हूँ राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में चाहे सपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्हीं के फेवर में बोल रही है, उन्हीं के राग अलाप रही है। तो कमी तो हम ही में है। जब तक हम खड़े नहीं होंगे ऐसे लोगों की जबान बंद नहीं हो। और मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था अभी कि असदुद्दीन साहब नहीं जाते अंदर, उनके खिलाफ FIR नहीं होती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो सैयद साहब मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे बताएंगे जरा? देखिए, वो इतने बड़े लीडर हैं हाँ। और उनको अरेस्टिंग की बात की जाए तो जब जो भी चीजें अगर वो बोल रहे होंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई राज होगा। अब वो वही जान रहे होंगे कि उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है, या पब्लिक जैसे कि अभी हमें बहन जी बता रही है। इन लोगों के दिमाग में जहर भरा हुआ जो सेना तैयार की है उसी की ताकत के हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ सही है। देखिए, ये सरकार में कोई ठीक नहीं, ये भाजपा सरकार विपक्षी में पार्टियों के लोग ये आरोप लगाते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब असदुद्दीन जो है B टीम है। कौन बताते हैं? विपक्षी पार्टियों के लोग आरोप लगाते हैं, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग, साहब के ये बीजेपी की B टीम है। नहीं, उनकी खुद की अपनी पार्टी एक है, अपना बनाए हुए पार्टी, और वो अपने हिसाब से बोलते चलते रहते हैं और उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो B पार्टी हो या C पार्टी हो। वो तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं है कहीं कि लोग बता रहे हो। विश्वरूपा जी आप क्या मान रही हैं? हाँ बिल्कुल मनोज जी, देखिए B पार्टी है या C पार्टी है, परंतु देश के लिए बहुत खतरनाक पार्टी, देश के लिए ठीक नहीं है, बहुत हानिकारक। मैं तो ये कहना चाहूँ क्योंकि अभी मैंने एक बयान देखा था कि वो कांग्रेस को ही चैलेंज कर रहे थे कि भैया साथ आ जाओ नहीं तो बीजेपी ले डूबेगी। तो ये राजनीति का खेल है सारा। ये जो शब्द निकल रहे हैं बड़े अपनी वोट बैंक, और कुछ नहीं है। उनको किसी के भले से बुरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सही कह रही हैं आप, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राजनीति की फसल काटने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे थे। जो भोले भाले लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, और वो एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से चल रहा है कि कम से कम सीधे साधे लोगों की भावनाओं से खेलकर उन्हें भड़काना और भड़काकर उनको राजनीतिक पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करना। और उसके बाद ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे हमारी नस्लों पर क्या असर पड़ेगा, देश पर क्या असर पड़ेगा, देश की शांति पर क्या असर पड़ेगा, देश की एकता अखंडता पर क्या असर पड़ेगा। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक फसल खड़ी करनी है और काटनी है। विश्वरूपा जी, कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि आपका इसी देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, इसी देश के अंदर आप जहां पर भी रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप अगर सुरक्षित नहीं हैं, आपका पड़ोसी अगर सुरक्षित नहीं है, तो आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? अगर उसके अंदर असुरक्षा की भावना है तो आप फिर सुरक्षित नहीं रह सकते। ये इस देश के लोगों को कब समझ आएगा? बिल्कुल बहुत बड़े नुकसान की बात है ये। इसीलिए आज और आप और हम यहाँ पर बैठे हैं लोगों को समझाने के लिए। और शायद हो सकता है कि मीडिया में एक ताकत है कि कहीं ना कहीं उनकी वो बड़ी जैसे कोसने वाली बातें कर रहे थे। मैंने उनका अभी बयान भी देखा था, बड़ा कोस रहे थे फिलिस्तीन को लेकर, इजराइल को लेकर बड़ा कोस रहे थे। तो मैं चाहती हूँ कि जो वो इतनी गहरी अंदर की बातें कर रही है, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद हम किसी की आवाज से उनकी अंतरात्मा जाग जाए कि कितना आप नुकसान कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक बात कही जाती है कि
बाढ़ ही अपनी खेत को खा दे तो खेत को कौन बचाएगा? ये बिल्कुल कोई सही बाहर बात। का व्यक्ति करे तो हम लोग सभी खड़े हो जाएंगे, परंतु भीतर ही घात लगाए बैठे तो सभी के लिए चिंताजनक बात, सभी के लिए बड़ी विचारणीय बात है ये। हम सबको मिलके सोचना होगा। बार बार बहुत हो चुका, भाईचारे की बात होती है, बार बार भाईचारे की बात होती है, और बीच में नफरत का बीज तो बहुत ज्यादा एक खाई कर चुका है। आप चाहे मुझे समझाने बैठे, चाहे भाई को समझाने, हो सकता है एक आध बात पे हमारी सहमति हो, परंतु सारी बातों पे हमारी सहमति नहीं होगी, क्योंकि वो खाई बहुत लंबी हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के समाज के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश की गंगा जमुन तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश की अखंडता में कहीं ना कहीं कुछ सुराग करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, दशकों से ये देश वैसा ही है, और एक बड़ी आबादी है जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। अगर मुस्लिम दीपावली की बधाई और शुभकामना देता है तो हिंदू भी ईद की मुबारकबाद देता है, ये उद्देश्य है। लेकिन ऐसे चंद लोग जो इस देश की एकता और अखंडता को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह नुकसान पहुंचाते, कम से कम उनको सोचना पड़ेगा। और ऐसे कुछ लोगों के बयान हैं जो लगातार तैरते रहते हैं, ऐसे कुछ चुटभइये लोग हैं जो अलग अलग छोटी सभाओं के जरिए इस तरह के संकेत देते हैं। मुझे लगता है कि समाज के लोगों को निकल कर आना चाहिए, और चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें निकल कर आना चाहिए और उन्हें इस बात का अलख जगाना चाहिए, संकेत देना चाहिए कि देखिए, जिस तरीके से